गुड मॉर्निंग। आप सभी छात्रों का स्वागत है सक्सेस मिरर लाइव में और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं निर्भय सिन्हा। कल आप लोगों का हाई कोर्ट एग्ज़ाम हुए हैं, यानी झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है कल, यानी 20 जुलाई 2025 को, जिसमें जीएस से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 30 क्वेश्चन आया है। आज हम आप लोगों को सक्सेस मिरर लाइव में इन सभी प्रश्नों का विस्तार से बताने और नए जो पैटर्न से, नए तरीके से, नए ट्रेंड जो क्वेश्चन पूछने का है उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए हमारे वीडियो में पूरा जुड़े रहिए और इस वीडियो में हम अब शुरू करते हैं जो कल हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, आपका जो आज पहला क्वेश्चन है, यानी वहाँ पे जो पहला सवाल पूछा गया था, ये करेंट अफेयर्स का पहला सवाल है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस भारतीय राज्य में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आप सभी को याद है या याद होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में संपन्न होने वाला है और चूंकि सभी राजनीतिक दलों को बिहार का चुनाव जीतना अपने अस्तित्व और अपने आप के लिए, अपनी मजबूती के लिए ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भारत की राजनीति बिहार की भूमि से शुरू होती है और भारत की राजनीतिक इतिहास यह गवाह है कि जब भी कोई राजनीतिक परिवर्तन भारत में हुए हैं तो उसकी शुरुआत भारत के बिहार राज्य की भूमि से ही आरंभ हुई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लिया जाता है 1975 ईस्वी में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई, तो इसके विरोध में जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान से ही एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया, जिसे हम लोग छात्र आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1977 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह धाराशायी हो गई और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ने किस भारतीय राज्य में 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब आंसर आप लोग समझ गए होंगे, इसका सबसे सही जवाब होगा बिहार। चूँकि प्रधानमंत्री का धुआंधार दौरा बिहार चल रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, इसी के क्रम में बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगात दी है, या यूँ कहें सौगात की वर्षा कर दी है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने बिहार में 900 करोड़ की 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का आधारशिला रखा और उद्घाटन किया। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा सवाल है, यहाँ पे देखिए, एकदम आसान सा सवाल है। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महाद्वीप में है। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को देखकर दुनिया में इस बात की चिंता उभरी कि यदि इसी प्रकार दुनिया में युद्ध हुए, चूँकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार एटम बम गिराया गया, परमाणु हमला किया गया, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई। इस विभत्स स्थिति को देखते हुए सारी मानव दुनिया में मानवता ही हिल गई और परमाणु बम बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे ओपेनहाइमर, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैं खूनी हूँ और हमारा हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो इस बात की चिंता उत्पन्न होने लगी कि आज परमाणु हथियार एक देश यानी अमेरिका के पास है। स्वाभाविक है कि कोई भी नई खोज या नया आविष्कार होता है तो उसका प्रसार दुनिया भर में निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रसारित होकर दूसरे देशों में भी जाएगा, जैसा कि 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु राष्ट्र के रूप में अपने आप को विकसित कर लिया, यानी परमाणु परीक्षण कर लिया।
इस प्रकार वर्तमान में कई देशों के पास जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, संभवतः इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, इस प्रकार की लड़ाई होती है, तो दुनिया में मानव जाति का अंत निश्चित है। इसी को ध्यान में रखकर उस समय के यानी तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के पहल पर प्रयास से 50 देशों को मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन का जन्म दिया गया। उसी का नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी 24 अक्टूबर 1945 को विश्व मानचित्र पर एक नए राजनीतिक संगठन का उदय हुआ, जिसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। इसका 51 यानी 51वां सदस्य बनने वाला देश था पोलैंड। सवाल यही पूछ रहा है कि 182वां सदस्य इरिट्रिया बना, वो किस महाद्वीप से संबंधित है या किस महाद्वीप में पड़ता है? सही जवाब होगा आपका अफ्रीकी महाद्वीपीय ये देश है, यानी अफ्रीका महाद्वीप। इरिट्रिया जो एक छोटा सा देश है और इसका एक मात्र बड़ा शहर और राजधानी, जिसका नाम है असमारा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आपके सामने ये तीसरा प्रश्न है। इरिट्रिया जो 1993 में, वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बता दें। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ किया गया। याद रखना है, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ। तो नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया 1901 ईस्वी से। चूँकि शुरू में नोबेल पुरस्कार जो है वो शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1895 में की गई थी। चूँकि नोबेल पुरस्कार महान दुनिया के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम से पड़ा, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। जब उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया तो आविष्कार का मुख्य उद्देश्य उनका था कि विश्व में मानव के विकास की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको दूर करने के लिए डायनामाइट का प्रयोग होगा। अर्थात पुलों के निर्माण में, खदानों के खनन कार्यों में, इस प्रकार की चीज़ों में इसका प्रयोग करके और अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग कर मानव कल्याण के लिए कार्य होगा। परंतु उन्होंने देखा कि डायनामाइट का उपयोग मानव कल्याण के लिए कम और विनाश के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। इससे वो दुखी रहने लगे और अंततः अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी और एक ट्रस्ट बना दिया। उसी ट्रस्ट के द्वारा प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन बाद में 1960 के दशक के बाद यानी 1966-67 में इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया, यानी इकोनॉमिक्स। इस प्रकार वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: साहित्य, शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। यहाँ ऑप्शन देखिए, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, यानी ये सभी क्षेत्रों में नोबेल दिए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा सभी, यानी सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। ज्ञात रहे कि पहले भारतीय यानी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना थी गीतांजलि, यानी गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय ही नहीं
बल्कि पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति भी हुए। क्लियर है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पे आपका एक सवाल है, एक आसान सा सवाल है कि 1933 में जर्मनी में सत्ता में आने वाले हिटलर के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप लोग पढ़े होंगे, अध्ययन किए होंगे, तो दो शब्द आपको जरूर मिला होगा, एक नाजीवाद और दूसरा फासिस्टवाद। एक तरफ हिटलर, तो यूरोप के ही दूसरे देश इटली में मुसोलिनी नामक शासक का वर्चस्व था। मुसोलिनी जिसने नारा दिया था एक राष्ट्र एक नेता, उसी प्रकार हिटलर जो है वो तानाशाही शासन को जन्म दिया। हिटलर की जिद और तानाशाही का परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध। इसलिए हिटलर, चूँकि उनके कार्यकर्ताओं को नाजी कहा गया था क्योंकि वो यहूदियों के संहार के मुख्य उत्तरदायी थे, इसलिए उनकी पार्टी का नाम नाजी पार्टी पड़ा। नाजी पार्टी और इसके समर्थक नाजीवादी कहलाए। अगला एक आसान सा सवाल है, आपका एक पड़ोसी देश है, नेपाल के गोद में बसा हुआ, आपके उत्तर दिशा में स्थित एक देश है छोटा सा भूटान। सवाल पूछ रहा है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बोलते होंगे हॉकी। उसी प्रकार भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा तीरंदाजी। यानी तीरंदाजी भूटान का घोषित राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देखिए, यहाँ पे एक आसान सा फिर से खेल से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी तक जो देख रहे होंगे आप, इनके पैटर्न को देखकर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी के समय में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है और किस क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि आज का जो दौर है या आज के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो अब ट्रेडिशनल कम और करेंट से जुड़े हुए ज़्यादा है। क्योंकि हमें सभी क्षेत्रों पर बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम लोग देखें कि खेल से भी क्वेश्चन है, तो दुनिया यानी भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में है, तो कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ, तो कहीं विश्व इतिहास से भी सवाल है। इसी क्रम में पूछ रहा है अगला क्वेश्चन जो है खेल से, यानी खेल के बारे में भी जानना, किस खेल के फेमस प्लेयर्स कौन से हैं उनके बारे में जानना, खेल से जुड़े हुए प्रमुख जो ट्रॉफी है, टूर्नामेंट है, उनके बारे में भी जानना, उनके विजेताओं के बारे में जानना, और विशेषकर खेल के क्षेत्र में बनाए गए जो रिकॉर्ड्स हैं, विश्व रिकॉर्ड्स हैं, उनके बारे में भी जानना और याद रखना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी होता है, फिर से मैं बताऊं कि डेली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। और न्यूज़पेपर में सारा पेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से 4 पेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसमें बीच में एक पेज होता है ऑडिटोरियल संपादकीय, उसके बाद स्पोर्ट्स, साथ ही साथ आप देखेंगे एक जगह पे खेल और खिलाड़ी होगा, और देश विदेश यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वर्णन। इस पेज को जरूर पढ़ें, इससे हमारा सभी जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट यानी भारतीय खिलाड़ी सोमदेव देवबर्मन कौन सा खेल खेलते हैं? हालांकि यहाँ पे एथलीट लिखा हुआ है, जबकि ये एथलीट में शामिल खेल नहीं है। इसका सही आंसर होगा टेनिस, क्योंकि इनका संबंध टेनिस से है। जैसे आप लोग महिला खिलाड़ी में सबसे जाना माना नाम जाने होंगे सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की पहली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेलने वाली पहली भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी थी। अगला सवाल है कि तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है? हम सब जानते हैं कि भारत में जो त्यौहार हैं वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, हमारे धर्म के एक अभिन्न अंग है। क्योंकि हमारा त्यौहार या यूँ कहें कि हमारी संस्कृति प्रकृति के बहुत नज़दीक है, इसलिए भारतीय संस्कृति को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का दर्जा प्राप्त है।
भारतीय संस्कृति प्रकृति के बहुत नज़दीक है और कोई भी हम पर्व मनाते हैं उसका किसी न किसी रूप में प्रकृति से संबंध है और प्रकृति की रक्षा करना और उसको समृद्ध बनाना हमारी ये प्राचीन और पुरानी विशेषताएं रही हैं, परंपरा रहा है। इसी क्रम में पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। जैसे इसी को पंजाब में हम लोग या दूसरे भागों में इसको अलग अलग नाम से और अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे देखिएगा कहीं कोई विशुआ इसी को कहता है, कहीं सतुआनी इसी को कहता है। तो इसी प्रकार दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में पोंगल एक सामूहिक पर्व है जिसमें गांव के लोग सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा होते हैं, पकवान पकाए जाते हैं, खाए जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है, उसे ही पोंगल कहते हैं। ये 4 दिनों तक चलता है और इसका जो अंतिम दिन होता है उसका नाम है तमिल भाषा में कानुम पोंगल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपके सामने है, गुजरात का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? आप सभी जानते होंगे गुजरात का लोकप्रिय खेल है डांडिया। आप देखते होंगे नवरात्रा के समय बड़े पैमाने पर डांडिया खेल की धून होती है जिसमें युवक युवतियाँ या फिर केवल युवतियाँ आपस में एक विशेष प्रकार का स्टिक होता है, छोटी सी उसे कहे छड़ी टाइप की होती है, बांसुरी टाइप का होता है, उसी को आपस में टकरा कर ये डांस किया जाता है और उत्सव मनाने के साथ साथ संगीत के धुन पे ये जो कलाकार होते हैं वो थिरकते हैं। तो गुजरात का सबसे लोकप्रिय जो नृत्य है वो है डांडिया नृत्य, जबकि कथक ये उत्तर और मध्य भारत में प्रचलित है, विशेषकर इसका संबंध उत्तर भारत से है। इसी प्रकार कुचिपुड़ी ये विशेषकर इसका उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में माना जाता है, अर्थात केरल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से कुचिपुड़ी नृत्य लोकप्रिय है। तो इसे हम लोग आंध्र प्रदेश, गुजरात और इसे उत्तर भारत अर्थात राज्य का ऑप्शन दे तो उत्तर प्रदेश इसका उत्तर हो सकता है। अगला सवाल आपके पास है, रूबिक क्यूब को 3.47 सेकंड में हल करने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? ये आपके सामने ये इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है। अब यह जो है रूबिक क्यूब, तो इसका सही जवाब होगा यूसेंग डू, क्योंकि पहली बार इन्होंने 2018 में यूसेंग डू ने इस रिकॉर्ड 3.47 सेकेंड में इस क्यूब को हल करने का रिकॉर्ड बनाया। ऐसे इस खेल की जो शुरुआत है वो 1974 ईस्वी से मानी जाती है, अर्थात इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो 1974 से प्रारंभ हुआ और यूसेंग डू ने 3.47 सेकेंड में हल करते हुए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो कब बनाया? 2018 में। क्लियर? अगले प्रश्न देखिए, यहाँ पे है कि ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग सीजन का उद्घाटन कब हुआ? क्लियर है यहाँ तक? ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग सीजन का उद्घाटन कब हुआ, यानी आरंभ कब से हुआ? इसका सही जवाब होगा 1949। अगला प्रश्न आपके पास है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग शब्द का क्या अर्थ है? देखिए यहाँ पे इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। ये इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है, यानी इकोनॉमिक टर्म है ये डंपिंग। और डंपिंग एक विशेष प्रकार की स्थिति को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात जब किसी देश में उत्पादकता अधिक की स्थिति होती है, अर्थात घरेलू बाजार में मांग की तुलना में सप्लाई बढ़ जाती है और मांग की तुलना में सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो जब अधिक उत्पादन होने की स्थिति में मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में
घरेलू बाजार में उस वस्तु का मूल्य बहुत ही नीचे चला जाता है, जिससे उत्पादक इकाइयों को लॉस होता है। इससे उत्पादक इकाइयों को बंद करने का खतरा उत्पन्न होता है, जिससे देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया जाता है कि अपने घरेलू बाजार में मूल्य के कम कीमत पर नियंत्रण करने के लिए वह विदेशों में उसे कम कीमत पर ही बेच दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। उसके लिए डंपिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चले। अगर इसमें किसी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन होता है तो आप हमेशा सक्सेस मिरर लाइव को देखते रहिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपके पास ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आता रहेगा, जो भी करेंट ईयर में या जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में खाली स्थान के समय की चित्रकारी कला के विकास का संकेत देती है। ये चित्रकारी कला से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रहा है। इसमें कई बातों को आपको जानना जरूरी है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है, नंबर 1। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अजंता एलोरा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, औरंगाबाद जिले में। आपको पता होगा हाल ही में औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर और संभाजी नगर जिला कर दिया गया है। तो अब तो औरंगाबाद जिला रहा नहीं, अब वो संभाजी महाराज के नाम पर संभाजी नगर जिला के रूप में परिवर्तित हो चुका है। वहीं पे अजंता एलोरा की गुफा है। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण ऐसे माना जाता है इतिहास में कि 600 से 650 वर्षों तक चलता रहा, जिसका संबंध यानी इनके जो चित्रकारी हैं उनका संबंध कई राजवंशों से जुड़ती है। एलोरा और अजंता की गुफाओं में हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति और विशेषकर बौद्ध संस्कृति का विशेष झलक मिलता है, जिसमें विशेषकर गुप्त काल में 2 सबसे प्रमुख गुफाएं हैं, जिनमें एक मरणासन राजकुमारी का चित्रित किया गया है, तो दूसरे गुफा में एक माता द्वारा अपने शिशु को दूध पिलाते हुए दिखलाया गया है। अर्थात भावनात्मक चित्रकलात्मक विकास को प्रदर्शित करता हुआ यह गुफा है, यानी भावनात्मक चित्रकारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन चूंकि पहले ही भी हम लोग जानते हैं कि इन गुफाओं का संबंध कई काल से रहा है, चूंकि यहाँ पे आपका गुप्त काल ऑप्शन नहीं है, इसलिए इन ऑप्शन में अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो सही उत्तर होगा चालुक्य वंश, क्योंकि उसमें बौद्ध संस्कृति की झलक के साथ साथ चूँकि उसमें जातक कथाओं की भी बहुत सारे चित्र अंकित हैं, हिंदू देवी देवताओं या हिंदू संस्कृति से संबंधित भी चित्रकला उसमें अंकित है, और जिनका संबंध उस समय चालुक्य राजवंश से था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। एक आसान सा सवाल है, इसमें समझने वाली कोई सी बात नहीं है। कीट विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सीधा दिए हुए हैं, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कीट विज्ञान कहते हैं। अगला सवाल देखिए, ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं में सबसे अधिक पदक किसके नाम है? ये ओलंपिक खेल से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी मानी जाती है, और ओलंपिक में भारत बहुत पहले से भाग ले रहा है। लेकिन सबसे पहले भारत चूँकि ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, तो उसी काल में पहली बार स्वर्ण पदक हम जीते थे हॉकी के खेल में। और उस समय भारतीय हॉकी टीम, जो वास्तविक में इंग्लैंड में वो गठित टीम थी, जिसके अध्यक्ष थे जयपाल सिंह मुंडा, तो उनके कैप्टनशिप में जो भारतीय हॉकी टीम थी वो सबसे पहले 1928 में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन है कि शूटिंग स्पर्धा में सबसे ज़्यादा पदक किसने प्राप्त किया? सही उत्तर होगा कार्ल ओस्बर्न। इसने टोटल 11 पदक शूटिंग में प्राप्त करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। आगे देखिए, आपके सामने एक आसान सा प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ? आप लोग सभी जानते होंगे मेघालय की राजधानी शिलोंग, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए आप एक सालंग वर्ड भी लिख दिया।
ये भी राजधानी है, ये भी राजधानी है, ये मणिपुर की राजधानी है और ये मेघालय की राजधानी है। दुर्गापुर किसी की राजधानी नहीं, सालन किसी की राजधानी नहीं। तो सही उत्तर होगा शिलोंग। देखिए यहाँ पे आइए, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, नहीं होगा। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, जो आप देखते होंगे मैप में, चेन्नई यानी तमिलनाडु के नीचे। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, ये कोई शहर नहीं, ये कोई शहर नहीं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली। पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी में ही है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए बचता है, कावरत्ती। ऑप्शन में कवरत्ती लिखा हुआ है, इसका उच्चारण सही में होता है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ये पिछले 10 सालों में आप देखिएगा तो बार बार क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से लक्षद्वीप द्वीपों का एक समूह है जो भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर समुद्री सुरक्षा के लिए भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न लेते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी। ऑप्शन बहुत आसान है, इसमें सबसे पहले बिहार को काट दीजिए, क्योंकि बिहार राजधानी का नाम नहीं, राज्य का नाम है। भोपाल जानते होंगे मध्य प्रदेश की राजधानी है। बंगलोर, जिसको वर्तमान समय में नाम बदलकर बंगलुरु कर दिया गया है, उसी को पुराना नाम बेंगलोर लिख दिया है, ये अब बन गया है बंगलुरु। ये कर्नाटक की राजधानी है। बचा क्या? भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जहाँ पे आपका फिल्म सिटी बॉलीवुड अवस्थित है, जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग और फिल्में निर्मित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? पहला है वाराणसी। ये एक सांस्कृतिक केंद्र है भारत में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं, बल्कि यूपी का एक शहर है, और भारत के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र है हिंदुओं के लिए, अर्थात सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है इसको। आगरा आप सभी जानते होंगे, यूपी का एक शहर जो ताजमहल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कानपुर जो सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। पूरब का भारत में मैनचेस्टर भी हम कहते हैं। लखनऊ ये कभी अवध की राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क दुनिया का क्या है? मैं इससे पहले एक करेंट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आप आंसर समझ जाएंगे। आप हाल ही में देखे होंगे कि आपके प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेलवे पुल का उद्घाटन किए, रेलवे ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया, और वो कश्मीर में उद्घाटन किया चिनाब नदी पर, यानी विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हाल ही में चालू हुआ है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, जो बनिहाल श्रीनगर रेलवे मार्ग खंड पर पड़ता है। उसी के जगह पर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम देखिए, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो न्यूयॉर्क में है, वो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और इसमें कुल 44 प्लेटफॉर्म है, जो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न लिखिए, प्रथम अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ? आप सभी जानते होंगे कि 1757 और 1764 के क्रमशः प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध ने जिस ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की सत्ता की नींव रखी, अनेक युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत सहित भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया, यानी अपनी शासन की स्थापना की। इसी क्रम में अंग्रेजों ने अफगान यानी अफगानिस्तान पर आक्रमण कर उसे अपने अधीनस्थ बनाने का प्रयास किया। इसी क्रम में अफगानिस्तान में अंग्रेज़ों को संघर्ष का सामना करना पड़ा, प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। परिणाम ये हुआ, अफगानिस्तान में अंग्रेज़ों अफगानों के बीच में युद्ध हुआ। इसे प्रथम अफगान युद्ध के नाम से जाना गया। ये प्रारंभ कब से हुआ? तो ये 1839 से
1842 ईस्वी तक चला, जो अंग्रेजों के पक्ष में रहा। और इस प्रकार इसका सही जवाब होगा 1839, 1839। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना भारत में सबसे पहले 1975 ईस्वी में भारत के 5 स्थानों, क्रमशः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, गोरखपुर एवं मुरादाबाद, ये यूपी के 2 जिले हैं जहां पर आरआरबी का गठन 1975 में हुआ, गोरखपुर, मुरादाबाद। इसी प्रकार हरियाणा के भिवानी, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के मालदा। 1 2 3 4 5 देख रहे हैं। 1975 ईस्वी में रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 5 स्थानों, यूपी के गोरखपुर एवं मुरादाबाद, हरियाणा के भिवानी, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थापित की गई। आरआरबी में 50% जो पूंजी होती है वो केंद्र सरकार की होती है, 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकार की होती है और 35% पूंजी जो बैंक होते हैं, यानी राज्य का जो लीडिंग बैंक है वही आरआरबी को रेगुलेट करता है, प्रमोटर्स बैंक उसको हम लोग कहते हैं। तो 35% हिस्सेदारी प्रमोटर्स बैंकों की होती है। सही उत्तर होगा 15%। 50% केंद्र सरकार की, 35% यानी 35% प्रमोटर्स बैंकों की और 15% हिस्सेदारी राज्य सरकारों की होती है। सही उत्तर होगा बी। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष परिचालन शुरू किया, कार्य करना शुरू किया? सही जवाब होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करना प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1935 से। चूँकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1935 ईस्वी में ही की गई, इसके लिए यंग हिल्टन कमेटी का गठन 1926 में किया गया। यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में आरबीआई का गठन किया, जो 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया, परिचालन कार्य शुरू किया। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? देखिए, इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, हम संक्षेप में समझा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में जो भी राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त कर लेती है, यानी लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल, बहुमत का अर्थ होता है 50% + 1, इसे हम लोग बहुमत कहते हैं। तो लोकसभा के चुनाव में जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होती है, उस दल के द्वारा एक नेता का चुनाव किया जाता है और बहुमत प्राप्त दल का नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन की प्रक्रिया। लेकिन चूंकि यहाँ पे उस तरह के कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखिए सी नंबर एक ऑप्शन है, लोकसभा के सदस्य। सही उत्तर होगा लोकसभा का सदस्य। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्यता होना ही चाहिए। यानी एक लाइन जाने कि संसद के सदस्य हुए बिना भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन जरूरी होता है कि पद धारण करने के 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, अर्थात या तो वो लोकसभा का मेंबर बन जाए या तो राज्यसभा की सदस्यता ले ले। इसलिए ऑप्शन के अनुसार ये सी आंसर सही हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान की अवधि क्या है? ये मनरेगा, आप जो नाम सुने होंगे, जो भारत में 2006 में लागू हुआ, 2005 में इसे भारत की संसद ने एक अधिनियम के तहत पास किया। तो मनरेगा महात्मा गांधी, उसका पूरा जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
अर्थात वो एक कानून है जो 2005 में पास हुआ, जिसको 2008-9 में महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया। तो जो मनरेगा है उसके अंतर्गत ये गारंटी दी गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी दिया जाता है, और यदि सरकार 100 दिन की रोजगार नहीं दे सकती तो फिर उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होता है। उसे ही मोदी सरकार ने बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। अगला प्रश्न लेते हैं, आरबीआई का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार? स्वाभाविक है कि आरबीआई जो नोट इशू करेगा तो इशू डिपार्टमेंट के द्वारा ही इशू किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है इशू विभाग। अगला सवाल है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जहां प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स से बातचीत की? सही उत्तर होगा स्वनिधि संभाग। भारत की संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? चूंकि भारत में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में होती है, और चूंकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर प्रधानमंत्री होगा। यदि मंत्रिमंडल ऑप्शन होता तो यहाँ पे उत्तर मंत्रिमंडल होता। अंतिम हमारे सामने दो सवाल हैं। दुनिया का पहला ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड किस देश के द्वारा जारी किया गया? ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा ऋण पत्र, लोन पेपर, जिस पर समय और ब्याज की दर, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों फिक्स हो, उसे बॉन्ड कहते हैं। ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड सबसे पहले मलेशिया ने जारी की। और अंतिम सवाल आज आपसे लेते हैं, आरबीआई ने नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली किस वर्ष अपनाई? आपको पता होगा कि आरबीआई नोट जारी करने के लिए वर्तमान समय में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाता है, जिसके अंतर्गत वह कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति अपने पास सुरक्षित रखता है, जिसमें से 115 करोड़ मूल्य का सोना रिजर्व रखता है, और 85 करोड़ मूल्य का या तो वो विदेशी प्रतिभूति के रूप में रखता है, या फिर विदेशी मुद्रा के रूप में रखता है, या फिर एसडीआर के रूप में रखता है। क्लियर है? कह रहा है कि यही जो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है, जिसके अंतर्गत आरबीआई कम से कम 200 करोड़ एसेट्स रिजर्व रखता है, इसकी शुरुआत कब से हुई? सही उत्तर होगा फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 1956-57। चूंकि आपका ऑप्शन कहीं भी 56-57 या 57 नहीं है, इस लिहाज से उत्तर होगा 1956। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सक्सेस लाइव ये प्लेटफॉर्म पसंद आया होगा। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं निर्भय सिन्हा इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।